नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 27 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 27 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉर्ड क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारत जो है आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 15 अगस्त 1947 को कब आज़ाद हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से सेम और पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ये दोनों ही क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो जब भारत आज़ाद होता है तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य JB कृपलानी। मेरे भाई बहनों ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि जो आचार्य JB कृपलानी है वो जब भारत आज़ाद होता है तो उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। अगर आप भी एस्पिरेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास हमारी लाइव रहने वाली है वो सेम एज इट इज़ क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलने वाली है। आप हमारी क्लासेस को कभी भी और किसी भी समय देख सकते हो। आप कहीं पर जॉब करते हो तो बाद में भी देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग टीचर आपके लिए प्रोवाइड होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो साथ में फ्री हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। आप इस नंबर पे 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा बात करें यहाँ पे कि भारत में जो वॉइस रॉय का पद है वो कब समाप्त किया गया। तो माउंटबेटन जो योजना भारत आई थी तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत में वॉइस रॉय पद की समाप्ति की जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंतिम वॉइस रॉय कौन थे। तो भारत के अंतिम वॉइस रॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन की अगर भाई बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या थे, भारत के अंतिम वॉइस रॉय थे और इसके बाद इनको क्या बनाया, भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो इनका नाम भी लॉर्ड माउंटबेटन था। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा घुमा फिरा के कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो आएगा चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी। क्या बोलेंगे, चक्रवर्ती सी राजा गोपालाचारी। इस बात को आपने याद रखना है। तो अगर तो पूछा है भारत के खाली गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के अंतिम वॉइस रॉय भी लॉर्ड माउंटबेटन थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल जो अगर कहूँ तो वो भी आपके कौन थे, भारत के कौन से गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले, तो वो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन अगर पहले भारतीय पूछे हैं स्वतंत्र भारत के तो आएगा सी राजा गोपालाचारी। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी बातें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो ये कौन बोलता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। तो ये जो प्रमाणित किया जाता है तो ये प्रमाणित करता है भारत का लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष जो है उनका नाम है आपका ओम बिरला। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो धन विधेयक है इसको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अगर मनी बिल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 110 में मनी बिल की अनुच्छेद नंबर 110 में बात की गई है। क्वेश्चन टेट परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अच्छा लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, अभी टेट परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन आया था कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना जो रेजिग्नेशन जिसको आप त्याग पत्र बोलते हैं, अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो अपना त्याग पत्र ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। बहुत दफ़ा टेट परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से 545 किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई। तो 31वां संविधान संशोधन, भारत में जो 31वां संविधान संशोधन होता है इसी के तहत लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात करें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की किस आर्टिकल के तहत इसमें बात की गई है, तो आर्टिकल नंबर 93 भारत का संविधान के अनुच्छेद नंबर 93 जो है वो बात करता है लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की। और अगर बात करें आर्टिकल नंबर 94 की तो भी इनके बारे में बात करता है। लोकसभा के
जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनकी पद के त्यागपत्र की बात करता है लोकसभा का जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 94 है। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे वित्त मंत्री दिया है। वर्तमान में भारत की जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस जो मिनिस्टर है वो कौन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में भारत की जो आपकी वित्त मंत्री है वो आपकी निर्मला सीतारमण है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है और राष्ट्रपति आपकी भारत की द्रौपदी मुर्मू है, जो कि संथाल जनजाति किस जनजाति से आती है, संथाल जनजाति से आती है। इस बात को भी आपने याद रखना है। बहुत दफ़ा टेट परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी, एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको, 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ था पहला आम चुनाव, और कब तक हुआ था, 21 फरवरी 1952। तो इसी के बीच पहला आम चुनाव भारत में हुआ था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन बहुत दफ़ा ये भी पूछा जाता है टेट परीक्षाओं में कि लोकसभा का अगर आपको किसी भी व्यक्ति को सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र जो है वो आप 25 वर्ष होनी चाहिए। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो लद्दाख है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और लोकसभा की जो है वो उत्तर प्रदेश में क्या है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। तो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ पर है, तो बोलेंगे यूपी में है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखिए परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक का क्या नाम है। अगर बात करें आनंद मठ पुस्तक की, तो आनंद मठ पुस्तक जो रची गई थी वो किसके द्वारा रची गई थी, तो इसको डिटेल से आपको याद रखना है। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी, किसके द्वारा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इस किताब को रचा गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस किताब को कब लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1882 में आपकी आनंद मठ पुस्तक को लिखा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ये आनंद मठ पुस्तक 1882 में लिखी गई थी। ये एक बांग्ला भाषा का उपन्यास था। किस भाषा का, बांग्ला भाषा का। अच्छा, बहुत दफ़ा टेट परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो आपका वंदे मातरम है, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, वो कहाँ से लिया गया है। तो वंदे मातरम आपका आनंद मठ कहाँ से लिया गया है। वंदे मातरम के रचयिता भी आपके बंकिम चंद्र चटर्जी है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक नाम दिया है विष्णु शर्मा। अगर बात करें विष्णु शर्मा की, तो इनके द्वारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो टेट परीक्षाओं में बार बार रिपीट करके पूछी जाती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है, इस किताब का नाम है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र बुक रिटन बाय, तो याद रखना, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था पंचतंत्र। इस बात को डिटेल से याद रखना। अच्छा, निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके द्वारा दो इंपॉर्टेंट किताबें लिखी गई थी। एक थी अनामिका, तो निराला जी के द्वारा लिखी गई थी अनामिका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा अनामिका और परमिल, क्या बोलेंगे, अनामिका और जो परमिल जो किताब है ना, वो किसके द्वारा, तो अनामिका और परमिल जो किताब है वो परमिल, तो परमिल और अनामिका दोनों किताबें लिखी थी निराला जी के द्वारा। इस बात को आपने याद रखना है। सारी की सारी बातें देखिए परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, इसीलिए आप हर एक बात को डिटेल से याद रखिएगा। बहुत दफ़ा सीधा क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सूर सागर और साहित्य लहरी, दो किताबें हैं। एक किताब का नाम है सूर सागर और दूसरी किताब है साहित्य लहरी। तो सूर सागर और साहित्य लहरी के जो राइटर है ना, साहित्य लहरी और सूर सागर के जो राइटर है वो है सूरदास। कितना आसान है, सूर सागर और साहित्य लहरी दोनों 100 से आ रहे हैं। तो इसके राइटर जो है वो कौन है, सूरदास है। इस बात को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सीधा क्वेश्चन बहुत दफ़ा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एक किताब है राज तरंगिणी। कौन सी है, राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी बुक की अगर बात करूँ तो ये किताब की जो राइटर है वो है मेरे भाई बहनों कल्हण। कौन है, कल्हण। तो कल्हण जो है इस बुक के राइटर है आपके राज तरंगिणी के। इस बात को आपने याद रखना है। इसके अलावा एक बुक और है नेचर की ओर। ये क्वेश्चन में बार बार आ रहा है टेट परीक्षाओं में, तो गलती नहीं करेंगे। नेचर की ओर जो बुक है वो लिखी है आपके मोरारजी देसाई। किसके द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है नेचर की ओर। यह बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छा, एक बुक और जो टेट परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रही है और आपको याद
रखना बहुत ज़रूरी है। इस किताब का नाम है मिताशरा। मिताशरा जो पुस्तक है वो उसके राइटर कौन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मिताशरा के है विज्ञानेश्वर। कौन है आपकी? विज्ञानेश्वर। तो विज्ञानेश्वर किसके है? आपके मिताशरा के है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो मिताशरा के कौन है? आपकी विज्ञानेश्वर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। तो ये सारी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बुक और है और इस बुक का नाम है चंद्रकांता। तो चंद्रकांता बुक की जो राइटर है वो है देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन है कि कुल्लू जिले में देवी हिडिंबा की याद में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो हिडिंबा माता की याद में यहाँ पे जो मनाया जाता है वो आपका डोंगरी मेला। कौन सा मेला मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं। हिडिंबा माता को जो है वो डोंगरी माता के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये बात तो आपको बिल्कुल पता चल गई। फिर क्वेश्चन आपसे ये सीधा पूछा जाता है कि जो डोंगरी मेला है वो आपके कहाँ पर लगता है? कुल्लू जिले में लगता है। और हिडिंबा माता को ही ये डोंगरी माता भी कहा जाता है। इनका मंदिर जो है वो कुल्लू के मनाली में है। कहाँ पर है? कुल्लू के मनाली में। इस बात को भी आप डिटेल से याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो हिडिंबा माता का मंदिर है ये किस शैली में बनाया गया है? तो इस मंदिर को जो है वो पैगोडा शैली। तो हिडिंबा माता के मंदिर को पैगोडा शैली में बनाया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और इस मंदिर को 1553 ईस्वी कब बनाया गया है? 1553 ईस्वी में इस मंदिर को बनाया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। किसने बनाया था? राजा बहादुर सिंह के द्वारा इस मंदिर को, डिटेल से आपको याद रखना है, इस मंदिर को कब बनाया गया था? राजा बहादुर सिंह ने 1553 में बनाया था। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और हिडिंबा माता का जो मंदिर है वो राजा बहादुर सिंह ने बनाया और यहीं पे क्या लगता है? आपका हिडिंबा मेला लगता है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे मेले होते हैं और आपको देखिए सारे के सारे मेले एकदम से याद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ मेलों के बारे में बता देता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपका एक मेला लगता है पत्थर का खेल मेला। ये हर बार टेट परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। तो पत्थर के खेल मेले की बात करें तो शिमला के हलोग में, तो शिमला के हलोग में कौन सा मेला लगता है? पत्थर का खेल मेला। अच्छा, एक और मेला लगता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सिप्पी मेला। सिप्पी मेले की बात करें तो ये शिमला के मशोबरा में मई के महीने में लगता है। आपका भैंसों का मेला ये शिमला की कुफरी में लगता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत दफ़ा परीक्षाओं में पूछा गया है कि लवी मेला कहाँ पे लगता है? तो लवी मेला आपके रामपुर बुशहर में अक्टूबर नवंबर में लगता है। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे मेले यहाँ पे जो मैंने आपको कुछ बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, आपसे कभी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, नलवाड़ी मेला तो इंपॉर्टेंट है। नलवाड़ी मेला कहाँ लगता है? तो नलवाड़ी मेला आपका बिलासपुर, कहाँ पे लगता है? बिलासपुर में लगता है। और नलवाड़ी मेले को जो शुरू किया गया था वो 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन, क्या नाम था इनका? डब्ल्यू गोल्डस्टीन, इनके द्वारा शुरू किया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये बेहतरीन बात है और जितनी भी बेहतरीन बातें हैं उनको डिटेल से याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। बात कर रहे थे कुल्लू की, तो कुल्लू में तो आपका देखो दशहरा फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुल्लू का दशहरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुल्लू के दशहरे की बात करें तो इसको कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भगवान श्री रघुनाथ जी की मूर्ति है और ये मेला जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। और ये मेला जो कुल्लू का दशहरा है ना वो 7 दिनों तक चलता है। और ये कुल्लू के कहाँ पे मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक निश्चित स्थान पे मनाया जाता है। कुल्लू में जो ढालपुर मैदान है, ऐसा क्वेश्चन टेट में आ सकता है कि कुल्लू के कहाँ पे कुल्लू का दशहरा मनाया जाता है? तो कुल्लू के ढालपुर मैदान में मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। हर एक बात यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि मानस व काजीरंगा असम वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से प्राणियों के लिए है। तो जो मानस और आपकी काजीरंगा नेशनल पार्क है वो मुख्य रूप से जो ये नेशनल सेंचुरीज है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये किसके लिए बनाई गई है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये हाथी अभयारण्य भी है। तो अगर बात करें इन मानस व काजीरंगा की कहाँ पर है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप यकीन मानेगा, इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से सुनिएगा। तो मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है गेंडा, राइनोस। इसको राइनोस भी कहा जाता है गेंडे को। यहाँ पे तो सीधा गेंडा ही दे दिया था। तो एक सींग वाला गेंडा, सीधा क्वेश्चन आता है कहाँ पे पाया जाता है? तो मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क है वो भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के
असम राज्य में। किस राज्य में मेरे भाई बहनों, याद रखना, ये भारत के असम राज्य में यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये एक सींग वाला गेंडा तो यहाँ पे पाया जाता है, लेकिन आप क्वेश्चन ये बताइए कि जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसको यूनेस्को साइट, जो विश्व धरोहर साइट है, उसमें कब शामिल किया गया, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, इसको 1985 में, कब बोले मेरे भाई, 1985 में आपका क्या बनाया जाता है, आपका इसको जो है यूनेस्को साइड में डाला जाता है। इनके साथ 1985 में यूनेस्को साइड में 3 चीज़ों को डाला जाता है। कितनी चीज़ों को, 3 चीज़ों को आपने याद रखना है। 3 चीज़ों को यूनेस्को साइड में यहाँ पे जोड़ा जाता है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो 3 चीज़ों को यूनेस्को साइड में जोड़ा जाता है। तीसरी चीज़ 1985 में जोड़ी जाती, केवला देवी नेशनल पार्क, जो कि आपकी राजस्थान में है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है, भारत में कितनी मिश्रित रामसर साइट है। मिश्रित होती है कल्चरल, एक होती है कल्चरल जो आपकी सांस्कृतिक होती है, एक होती है प्राकृतिक नेचुरल, एक होती है मिक्स्ड यूनेस्को साइड। तो मिक्स्ड एक ही है, तो कल्चरल यूनेस्को साइड एक ही है भारत में, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका कौन सा, आपका जो सिक्किम में जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ना, वो कैसी है, वो सिक्किम में जो भी पड़ती है, ये आपकी कैसी है, मिश्रित रामसर, आपका मिश्रित यूनेस्को साइड है, मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को में कब डाला गया। तो अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को में 1983 में, यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल भी कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। इसको यूनेस्को में जो डाला गया था, अजंता और एलोरा की गुफाएं दोनों महाराष्ट्र में हैं, इनको सबसे पहले यूनेस्को में 1983 में डाला जाता है। इनके साथ 2 चीज़ें और, आगरा का किला जो कि यूपी में है, और आगरा का ताजमहल, आगरा का किला और आगरा का ताजमहल दोनों को यूनेस्को में 1983। तो 1983 में यूनेस्को में 4 चीज़ें, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में पड़ती है, आगरा का किला और ताजमहल, इनको डाला जाता है। यूनेस्को की बात करूं तो यूनेस्को में टोटल जो है अभी 43 रामसर साइट यूनेस्को साइट है, माफ़ी चाहूँगा, बार बार रामसर याद आ रहा है। और 43वीं जो यूनेस्को साइट भारत की बनी है, वो मोइदम बनी है। अहोम राजवंश की ये साइट है, अहोम राजवंश से संबंधित है मोइदम। मोइदम कहाँ पड़ती है, ये भी असम में है। तो असम में है आपकी मोइदम रामसर साइट, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। देखिए, अगर बात करें विश्व रक्तदान दिवस की, तो विश्व रक्तदान दिवस जो मनाया जाता है वो 14 जून को मनाया जाता है। और आज हम इस वाली वीडियो में जून को कवर करते हैं कि जून से इम्पॉर्टेंट क्या पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करता हूँ जून से, तो जून से पूछा जाएगा आपका विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है। सर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपको याद रखना है, ये 7 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा आपको 10 जून को याद रखना है वर्ल्ड जियोलॉजिकल डे। तो वर्ल्ड जियोलॉजिकल डे जिसको विश्व भूवर्ग दिवस कहा जाता है, ये 10 जून को मनाया जाता है, भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्व रक्तदाता आपका 14 जून को मनाया जाता है। आपका बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा गया है आपका, क्या आप बताइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योग डे। तो इंटरनेशनल योग डे आपका 21 जून, तो इंटरनेशनल योग डे आपका 21 जून को होता है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत दफ़ा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो ओलंपिक दिवस आपका 23 जून, तो 23 जून को ना आपका ओलंपिक डे होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल जो डे है वो 29 जून, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए अक्सर इन क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा, बेहतरीन तरीके से याद रखना पड़ेगा, तब जाके बात बनने वाली है, तब जाके आपके नंबर जो है वो परीक्षाओं के लिए बनने वाले हैं। आज का कुछ अंतिम और आखिरी क्वेश्चन मैं आपके बीच लेके आ चुका हूँ। क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है। तो ये है पृथ्वी, ये है ग्लोब, और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जो रेखा बांटती है उसका नाम है 0 डिग्री रेखा। इस मैप को आपने ध्यान से सीखना है, यहीं से मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ऊपर जो एरिया बच गया उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे जो एरिया बच गया उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा के बहुत सारे नाम है, इसको 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है, इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इसको इक्वेटर लाइन अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है। अच्छा, जितनी भी अक्षांश रेखाएं ऊपर होगी उनको बोलते हैं उत्तरी
अक्षांश, और जितनी भी नीचे होगी उसको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा। तो डिटेल से आपको याद रखना है कि कर्क रेखा कितने डिग्री पे है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। और अगर बात करें 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा है, तो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश में है उसका नाम है मकर रेखा। दोनों बातें आपको याद रखनी है। मकर रेखा कितने है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा है। दोनों बातें आपको याद रखनी है कि कर्क रेखा कहाँ पे पड़ती है। 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर है। कर्क को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, मकर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत दफ़ा ये पूछा जाता है सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो अक्षांश रेखा, वो काल्पनिक रेखा जहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो दिन और रात आपके जो बराबर होते हैं वो भी कहाँ पर होते हैं, तो दिन और रात जो बराबर होते हैं वो भी आपके भूमध्य रेखा पे, आपके इक्वेटर लाइन पे बराबर होते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि भूमध्य रेखा जो विषुवत रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 40,075.16 किलोमीटर है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि जो भूमध्य रेखा है वो दुनिया के कितने देशों से गुजर रही है, तो ये विश्व के 13 देशों से गुजरती है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो इसका नाम है कांगो रिवर, कांगो नदी। इस बात को आपने याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।